अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिहान साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। अच्छा शिहान साहब, इस तरह है कि ना कुछ एरियाज में ना इंटरनेट की भी जो है ना वो सर्विसेज थोड़ी सी डाउन आ रही हैं। ठीक तो है। मेरे तो बस ये जितने बच्चे आते हैं ना, मैं इनको एक छोटी सी अनाउंसमेंट करता हूँ, देन मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, ताकि आप ना इनको असाइनमेंट समझा दें। बेसिकली जो आज का सेशन है ना वो असाइनमेंट से रिलेटेड है। ठीक है। अच्छा, तो बस ये एक और। हम 3 से 4 मिनट वेट कर लेते हैं। हम्म, 6:05 तक, उसके बाद से आप अनाउंसमेंट कर दिएगा। ठीक है, मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ, देन फिर आप आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा, तो मैंने दूसरा सेशन ऑन करना था। ठीक। श्योर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सबको मेरी आवाज़ आ रही तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी कि आपकी जो असाइनमेंट थी ना वो हमने ना वो अपडेट कर दी है। आपकी असाइनमेंट की जो स्टेटमेंट थी वो उसको हमने चेंज कर दिया, एक नई असाइनमेंट दी है, वो भी शयान साहब जो है ना आपको गाइड कर देंगे कि आपने उसको असाइनमेंट को किस तरीके से क्रिएट करना है। नंबर वन। दूसरा, मैंने डेट भी एक्सटेंड कर दी है, उसकी 5 नवंबर नहीं है, 10 नवंबर है अब उसकी सबमिशन की डेट, क्योंकि समहाउ आपका सेशन भी डिले हो चुका हुआ था। तो इस वजह से मैंने डेट भी एक्सटेंड कर दी है, और बाकी जो है वो आपको जो है वो शेहान साहब गाइड कर देंगे। जो नहीं आ सकेंगे इंशाल्लाह ताला मैं उनको कल ये इस सेशन की जो रिकॉर्डिंग है ना वो ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है शेहान साहब, मैं ना आपको होस्ट बना रहा हूँ, देन अप टू यू। ठीक है। थैंक यू सो मच। हम लोग इंशाल्लाह ताला सेशन स्टार्ट करेंगे 6:05 पे।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने लगे। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? कैसा जा रहा है आप सबका सेशन, आप लोगों की क्लासेस वगैरह? क्या फीडबैक है आप लोगों का? पिछले वीक्स की क्या लर्निंग है? थोड़ा सा मुझे इस बारे में बताएं। जवाद, कदीर, हबीब, हमना, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही, काइंडली तब भी इन्फॉर्म कर दें। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है वो है CBBE मॉडल के ऊपर। और CBBE मॉडल से स्टैंड होता है कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी। और इस मॉडल के बारे में आप लोगों ने पहले अपना, अगर आप लोग मॉड्यूल 3 देखें तो मॉड्यूल 3 में आप लोगों को ये मॉडल आपको मिलेगा। तो इस मॉडल के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने पहले इस मॉड्यूल की सेशन अटेंड किए हों, वीडियो लेक्चर्स अटेंड किए हों, तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि आप लोगों की क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस मॉडल के बारे में, ताकि हम आज का जो सेशन है हम उसके अकॉर्डिंग उसको लेके चल सकें। मुझे इस सेशन में आप लोगों की थोड़ी सी एंगेजमेंट चाहिए होगी, क्योंकि वन वे सेशन जो होता है उसका बिल्कुल भी ना लेक्चरर को मज़ा आ रहा होता है ना स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम इसको एज ए डिस्कशन लेके चलें, ताकि कुछ मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ, कुछ आप लोग मेरे से सीख रहे हो, और हम लोग एक डिस्कशन वे में इसको लेके चल रहे हो, जिस तरह का हमने पिछला सेशन चलाया था। तो आप लोग अगर मुझे बता सकें कि अभी तक आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है इस मॉडल से रिलेटेड, आप लोग क्या इसका सेशन ले चुके हैं कि नहीं ले चुके? क्योंकि नेक्स्ट जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है वो मैंने आपको इसी मॉडल से रिलेटेड दी हुई है। तो अगर आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप लोग अपनी जो असाइनमेंट है उसको प्रॉपरली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। फॉर अ मिनट आई विल डिस्कनेक्ट द स्क्रीन शेयरिंग, और मैं उसको दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से स्लाइड्स प्रॉपर हो नहीं रही है। मैं आपको इसको शेयरिंग ऑफ करके मैं आपको दोबारा कनेक्ट करता हूँ। ओके जी। CBBE मॉडल जो होता है ये अगर आप कभी भी ब्रांड मैनेजमेंट में आगे एक्सेल करना चाहती हैं, तो अगर उसकी जो बेसिक्स, उसका अगर खुलासा पूरी ब्रांड मैनेजमेंट का है तो वो इस मॉडल में है। अगर आपको इस मॉडल की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो जाए और आप लोगों की इस मॉडल के ऊपर ग्रिप हो जाए और आप लोग इसके जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली समझ लें, तो आपको ऑलमोस्ट सारी ब्रांड मैनेजमेंट आ जाती है। और जब भी आपका कभी ब्रांड, जो बड़े ब्रांड्स बनते हैं जिनका दुनिया में नाम है, जैसे एप्पल है, कोका कोला है,
P&G है, यूनिलीवर है, आपका टोयोटा है, आपका मे बी कोई आपका परफ्यूम का ब्रांड हो, कार्स का ब्रांड हो, आपका एयरलाइंस का ब्रांड हो, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने इस मॉडल को फॉलो किया। उन्होंने अपने जो एलिमेंट्स हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग उस तरह डेवलप की और कहीं ना कहीं उनका इस मॉडल से लिंक रहा है। और अगर आप उन ब्रांड्स की बात करें जो कि ब्रांड्स फेल हो गए और जो कि अपना एक बहुत बड़ा नाम इस दुनिया में नहीं बना पाए, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी एक एलिमेंट में गलती की या कहीं ना कहीं वो लैक कर रहे थे उस अंडरस्टैंडिंग को, जिसकी वजह से वो एक अच्छा ब्रांड नहीं बन पाए। तो अगर आप लोगों की ब्रांड मैनेजमेंट के क्रक्स की बात की जाए तो वो इस मॉडल में होता है। अगर आप लोगों का, इसलिए आज का जो सेशन था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैंने आप लोगों की आज असाइनमेंट भी चेंज करवाई है ताकि आप लोग इस सेशन को लें और उसके बाद से जो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है उसके अकॉर्डिंग आप लोग वो असाइनमेंट करें। क्योंकि अगर आपका इस सेशन को अगर आप प्रॉपरली नहीं लेते या आप प्रॉपर आपको समझ नहीं आती तो आप लोगों के इस कोर्स को लेने का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। जो कि मेरी ख्वाहिश है कि उसका मकसद पूरा हो और आप लोग जब इस कोर्स को कंप्लीट हो तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और आप लोगों का जो अवेयरनेस लेवल है अबाउट ब्रांड मैनेजमेंट वो एज कम्पेयर टू जब आप लोग शुरू में यहाँ आए थे उसकी निस्बत काफ़ी बेहतर हो। और आप लोग अपनी अपनी जहाँ पे आप लोग जॉब्स कर रहे हैं, आप लोग अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, उसमें अपना एक अच्छा इनपुट दे सकें इस कोर्स के बाद से। तो अगर हम इस मॉडल की बात करें तो इस मॉडल को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और जिसको अगर हम टॉप पैरामिड से लेके डाउनवर्ड देखें, सबसे पहले अगर हम इसकी बेस पे देखें तो इट्स अबाउट सेलियंस। सेलियंस क्या होता है? सेलियंस होता है कि जो आपका ब्रांड है उसकी आइडेंटिटी क्या है, हु आर यू, यानी कि अगर मैं अपने आप को एक ब्रांड समझूं तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, फिर उसके आगे डिटेल्स में आप बात करते हैं। उसके बाद से अगर हम उसके सेकंड बेस से ऊपर वाले अगर हम सेकंड स्टेप को देखें तो हम उसको दो पार्ट्स में हम उसको स्प्लिट करते हैं और उसको हम दो पार्ट्स में हम उसको स्प्लिट करते हैं परफॉर्मेंस में और उसको इमेजरी में। ठीक है, उसमें आ जाता है कि व्हाट आर यू, कि मैं, एक तो मैं कौन हूँ और उसके बाद से कि मैं इन जो परफॉर्मेंस के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ इमेज के एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन सबको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें तो उसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि उसमें हम डिवाइड करते हैं जजमेंट्स एंड फीलिंग्स। और जो टॉप मोस्ट पार्ट है आपका पैरामिड का वो रेजोनेंस है। रेजोनेंस के आपकी जो ऑडियंस होती है, अपने आप के इर्द गिर्द के लोग होते हैं, उनसे आप किस तरह आपका रिलेशनशिप बिल्ड होता है, आप उनके साथ कैसे कनेक्ट करते हो। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेलियंस से। सेलियंस में आपका आ जाता है कि आपकी ब्रांड आइडेंटिटी क्या है, आपको जो कस्टमर है आपका आपको रिकॉग्नाइज कैसे करता है, उसके माइंड में आपकी अवेयरनेस किस सेंस में है, किस तरह है, आपका जो ब्रांड का एक परसेप्शन आप बनाना चाह रहे हो कस्टमर की नज़र में, क्या वो सही बना है, क्या वो सही नहीं बना। क्योंकि आपका करेक्ट ब्रांड परसेप्शन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज कभी भी आपका जो कस्टमर है आपका जब उसका डिसीजन मेकिंग कर रहा होगा, परचेज का डिसीजन बना रहा होगा, अगर उसका परसेप्शन आपका नहीं सही तो कभी भी वो आपकी प्रोडक्ट को चूज नहीं करेगा। किसी मौके पे अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप लोग बीच में माइक अपना ऑन करके आप लोग क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं कि आपका जो पहला स्टेप है ब्रांड आइडेंटिटी, उसमें आपका परसेप्शन आ जाता है, उसमें आपकी अवेयरनेस आ जाती है कि हमने अपने आप को कैसे प्लेस किया हुआ है। बेसिकली जो पोजीशनिंग होती है आपकी वो चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अब इसका एक और एलिमेंट है कि आपको जब आप पोजीशन करते हो तो आपको अपनी पोजीशनिंग करने के लिए आपको अपने कस्टमर का होना पता होना बहुत जरूरी है कि आपके जो कस्टमर है उसकी नीड्स क्या हैं, उसका बाकी ब्रांड्स के साथ रिलेशनशिप क्या है, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है आपकी, आप मार्केट के किस सेगमेंट को टच करना चाह रहे हो अपने ब्रांड्स के जरिए, आपका जो मार्केट की सेगमेंटेशन है वो कितने हिस्सों में हुई हुई है, वो पहले कौन सा ब्रांड यूज करें और कौन कौन से कंपेटिटर्स आपके अवेलेबल हैं आप जिनको आप compete करना चाह रहे हो। और कुछ ऐसे ब्रांड्स भी जो कि आपको डायरेक्टली compete नहीं कर रहे होते मगर वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आपके साथ उनकी एसोसिएशन होती है। तो इन डेप्थ नॉलेज होना आपकी मार्केट सेगमेंटेशन का, आपकी ऑडियंस का उस मार्केट सेगमेंटेशन का आपस में लिंक, उनका रिलेशनशिप होना ब्रांड्स के साथ जो कि एग्जिस्ट कर रहे हो,
बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना किसी भी ब्रांड मैनेजर के लिए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि अगर हम कस्टमर को सोचें, तो जब कस्टमर एक परचेज डिसीजन लेता है कोई प्रोडक्ट लेने का, बेशक उसने कोई सर्फ लेना हो, उसने कोई शैम्पू लेना हो, उसने कोई गाड़ी लेनी हो, उसने कोई वॉच लेनी हो, या उसने कोई बोतल पीनी हो, तो उसका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, उसमें कौन कौन से डिसीजन मेकिंग यूनिट्स इन्वॉल्व है, उसमें कौन कौन से लोग हैं जो डिसीजन मेक करते हैं, कौन कौन से लोग डिसीजन से इफेक्ट होते हैं, इन सब चीज़ों का होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर जो है जब डिसीजन मेक करता है तो किस किस प्रोसेस से होके गुजरता है। लेट सपोज अगर मैंने एक सरफ लेने जाता हूँ मैं एक दुकान पे, और मैं कस्टमर हूँ, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा होता है, मेरे माइंड में ये चल रहा होता है कि जो मैंने एक मुझे ऐसा ब्रांड चाहिए सरफ का जो कि मेरे कपड़ों को अच्छे से साफ करे, जो कि मेरे कपड़ों में खुशबू लेके आए, जो कि अच्छी झाग बनाए, जो कि मेरे मुझे इतना महंगा भी ना पड़े, जिसकी अच्छी प्यारी सी पैकिंग हो, जिसकी एडवर्टीजमेंट भी आ रही हो, ऑब्वियसली मेरे बैक ऑफ द माइंड में वो उसने भी एक इमेज बनाया हुआ कि प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। तो इस सारे प्रोसेस को जो अंडरस्टैंड करना है, उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो एक अच्छे ब्रांड मैनेजर के लिए। फिर जो हमारी अपनी प्रोडक्ट है या अपना हमारा ब्रांड है, हम उसको किस तरह क्लासीफाई कर रहे हैं, हम उसको किस तरह रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ये भी उसको की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हमें अपना कंपेटिटिव एडवांटेज पता होना चाहिए, कि जब हमारा ब्रांड, जो हम जिस नीश में compete करना चाह रहे हैं, उसमें और कौन कौन से प्लेयर्स एग्जिस्टिंग अवेलेबल हैं, और हम उनके साथ कैसे compete कर सकते हैं, कौन सा ऐसे फीचर्स हैं जो कि हमारे पास हैं और उनके पास नहीं है, ये कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो उनके पास हैं और हमारे पास नहीं है, और हम उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना एक अच्छे ब्रांड मैनेजर के लिए, एक अच्छा ब्रांड बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से अगर हम मज़ीद थोड़ी-सी बात करें, अ, इसकी इन सब चीज़ें करने से हमें फ़ायदा क्या होता है? इस सब चीज़ों से फ़ायदा ये होता है, एक तो हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हमने जब अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स डिज़ाइन करनी है, या हमने जी पज़ीर आपने हैंड रेज़ किया, आप प्लीज़ क्वेश्चन पूछ सकती हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये भी आप बता रहे थे कि आपको अपने कॉम्पिटिटर्स देखने चाहिए मार्केट के अंदर कौन है। तो ये तो प्रैक्टिकल अप्रोच है ना कि आप ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं, वैसे थ्योरेटिकली आप बता रहे हो कि हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हम कैसे स्टैंड आउट करेंगे एज़ अ न्यू ब्रांड, जबकि हमें पता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स बहुत बड़े-बड़े बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर। So as a newcomer और as a न्यूली लॉन्च बिजनेस आप कैसे स्टैंड करोगे? हमें उसको लोकली भी स्टैंड करना है और सोशल मीडिया के ऊपर। और दूसरी चीज़ ये है कि दोनों में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? मतलब लोकली स्टैंड करना ज़्यादा ज़रूरी है सोशल मीडिया के ऊपर? अच्छा फ़ज़ील, मुझे आप बताइएगा, आप मुझे ना किसी पाकिस्तानी ब्रांड या प्रोडक्ट का जो आपके टॉप ऑफ द माइंड में है, उसका मुझे आप नाम बताएँ, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि ऑडियोनिक है। ठीक है। उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैं मार्केट में, वो उनकी हुँ, ब्रांडिंग वगैरह सब एवरीबॉडी नोज़ अबाउट ऑडियोनिक। तो अब मैं एज़ अ न्यू कमर या एज़ अ न्यू बिज़नेस मार्केट में आऊँ और मेरे पास भी कुछ उसी तरह के ही प्रोडक्ट्स हों, हुँ, गैजेट्स हों, उसी तरह के प्रोडक्ट्स हों, तो मैं उनको कैसे स्टैंड आउट करूँगी? ये ठीक है। ऑडियोनिक इस तरह की कंपनीज़ के होते हुए? चलिए हम ऑडियोनिक की एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करते हैं। एक और बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है ऑडियो इक्विपमेंट्स का, जिसका नाम है बीट्स का, आपने शायद नाम सुना हो। जी। ठीक है, तो ऑडियोनिक ने उसको कम्पीट करने की कोशिश करता है। ऑल्दो जो ऑडियोनिक की प्राइस रेंज है वो बीट्स से काफ़ी निस्बतन कम है, लेकिन अगर पाकिस्तानी मार्केट में देखा जाए, तो ऑडियोनिक इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रांड, और सबसे ज़्यादा परचेज़ भी किया जाता है पाकिस्तानी मार्केट में, एक लोकली ब्रांड के तौर पे। तो अब ऑडियोनिक, अगर हम उसको ऑडियोनिक को सबसे पहले देखें, जो ऑडियोनिक का ब्रांड मैनेजर है, उसने यहाँ पे स्टडी की अपने बेसिक पाकिस्तान की ज्योग्राफी की और यहाँ के लोगों की, कि यहाँ के लोगों को
जब एक उन्होंने परचेज डिसीजन लेना होता है किसी भी ऑडियो इक्विपमेंट की परचेज का, तो उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है? तो हम लोगों का थॉट प्रोसेस क्या होता है कि हमें ऊंची आवाज़ चाहिए, हमें क्लियर आवाज़ चाहिए, और हमें सस्ता स्पीकर चाहिए या सस्ता इक्विपमेंट चाहिए। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम 18,000 रुपये का बीट्स का हेडफोन लें, तो हम लोग कहते हैं हम या 4,000 रुपये का, 3,000 रुपये का हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम लेना चाह रहे हैं। फिर उसने सोचा कि अब हम पाकिस्तान की मार्केट को सेगमेंटेशन कर देते हैं इसकी। अब पाकिस्तान की जब उसने मार्केट सेगमेंटेशन की, तो उसने देखा कि आपके जो अगर 100% लोग हैं, तो उसमें से 90% लोग वो हैं जो कि 1,000 से 2,000 या 3,000 रुपये वाला हेडफोन अफोर्ड कर सकते हैं, और बाकी 10% वो लोग हैं जो कि इससे महंगा भी अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि बीट्स को परचेज करते हैं। फिर उसने देखा कि उन कस्टमर्स में कौन कौन लोग हैं, उसमें फीमेल ज़्यादा है, उसमें मेल ज़्यादा है, उनकी वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। क्या वो गाने सुनने के लिए यूज़ करते हैं? अगर गाने सुनने यूज़ करते हैं तो उसके अंदर उनको वूफर ऐड करना पड़ेगा। क्या वो ज़ूम के लेक्चर सुनने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें ऑडियो का क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के उसने फीचर्स आइडेंटिफाई करना शुरू किए ब्रांड मैनेजर्स ने। फिर उन्होंने अपनी प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन की। आप अगर ऑडियोनिक की देखें तो उन्होंने उनकी रेंज होती है, मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन में रेंज होती है। उसमें कोई एक ऐसा हेडफोन भी होगा जो कि लेट्स सपोज 100 रुपये का होगा, जो कि बिल्कुल एक लोअर क्लास सेगमेंट को टारगेट कर रहा होगा। एक मजदूर है जिसको हैंड फ्री चाहिए, फिर उनके पास एक ऐसी हैंड फ्री भी होगी जो 700-800 रुपये की होगी, जो कि एक स्टूडेंट को टारगेट कर रही होगी। फिर उनके पास एक 3,000 रुपये वाली हैंड फ्री भी होगी, जो कि एक बिजनेस क्लास के बंदे को टारगेट कर रही होगी। तो उन्होंने उस तरह उसको क्लासिफिकेशन कर दी। मतलब इन्होंने क्लासिफिकेशन के थ्रू अपनी सारी ऑडियंस को कैप्चर कर लिया, हर जी, तरह की। ठीक है। फिर उन्होंने यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या बनाया कि उन्होंने लोगों को कहा कि देखें, हम आपको बीट्स वाली क्वालिटी दे रहे हैं, हम आपको बीट्स वाला एक्सपीरियंस दे रहे हैं, लेकिन हम ये सारी चीजें आपको एक लोअर प्राइस में दे रहे हैं। फिर उसको उन्होंने उस चीज को पुश किया रिपीटेड मार्केटिंग कैंपेन से, कि जब हम हाल रोड पे जाते हैं तो हमें 100 दुकानों पे ऑडियोनिक के पोस्टर्स लगे नजर आते हैं। हम जब दुकान पे जाके पूछते हैं यार सबसे अच्छा मुझे बताओ कि कौन सा ऑडियो का इक्विपमेंट है, तो कहता है जी सर ये ऑडियोनिक की आप चीज लें। तो डिफरेंट चैनल्स के थ्रू उन्होंने अपने प्रोडक्ट को फिर पुश करवाया। इस तरह जाके उनका नाम बना। कोई भी आपका ब्रांड है, अब जिस तरह आजकल ऑटोमोबाइल्स में काफी न्यू एंट्रेंट्स आए हुए हैं, ऑल्दो उनको 1-2 साल हो गए, लेकिन किसी जमाने में बिग थ्री आपके होंडा, टोयोटा, सुजुकी, ये तीन के अलावा कोई नाम ही नहीं होता था। तो उस टाइम तो हर बंदा ये सोचता था कि यार ये तीन कितनी वो पावर है कि यहाँ पे तो कोई न्यू आ ही नहीं सकता। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि आप आज 20 गाड़ियों के ब्रांड पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। आपको 20 किस्म की गाड़ी नजर आती है, आपको किया स्पोर्टेज भी नजर आती है, आपको होंडाई नजर आती है, आपको साजगार नजर आती है, आपको चैरिटी को नजर आती है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप कोई पहले से मौजूद हैं ब्रांड्स, तो आप उनको कभी भी जिंदगी में एलिमिनेट नहीं कर सकते। आपने अपने फीचर्स को, अपने प्रोडक्ट को उस लेवल पे लेके आना है। आपने अपनी मार्केटिंग कैंपेन को उतना पावरफुल, उतना इम्पैक्टफुल बनाना है कि आप उनको कम्पीट कर सको, तो आप ऑब्वियसली फिर अच्छा परफॉर्म कर सकोगे। ओके। अच्छा, इसके बाद से हम बात करते हैं कि अगर ब्रांड आइडेंटिटी के बाद से हमारा नेक्स्ट स्टेप उसमें था कि ब्रांड मीनिंग। ब्रांड मीनिंग को हम लोगों ने दो चीजों में डिवाइड किया है, एक होती है इसकी परफॉर्मेंस, एक होती है इमेजरी। अब परफॉर्मेंस की अगर हम पार्ट्स देखें, तो परफॉर्मेंस में आपकी चीजें आ जाती हैं प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी क्या है। लेट्स सपोज मैं एक मोबाइल फोन लेने जाता हूँ, तो वो जो मोबाइल फोन है वो मुझे मेरा काम करते हुए कभी तंग तो नहीं करेगा? ऐसा तो नहीं होगा कि वो हैंग हो जाएगा? मेरी कोई इंपॉर्टेंट जूम की मीटिंग चल रही हो, मेरा कोई ऑनलाइन एग्जाम चल रहा हो, और वो मेरा मोबाइल हैंग हो जाए, तो वो तो मेरा किसी काम का नहीं। तो आपका जो कस्टमर है वो सोचता है कि कितना रिलायबल ये प्रोडक्ट, कितना रिलायबल है, उसको उसी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। फिर वो देखता है ड्यूरेबल कितना है। मैं अगर लेट्स सपोज मैं कोई गाड़ी लेने जा रहा हूँ, तो कोई ऐसा तो नहीं कि मेरी जो गाड़ी है वो 6 महीने बाद खराब हो जाए, या साल बाद मैं जब इसको बेचने जाऊँ तो इसके पीछे कुछ बचा ना हो, रीसेल वैल्यू ही ना हो इसकी। फिर आपका परफॉर्मेंस जज होती है एफिशिएंसी से, एम्पैथी से, कि आपको जो वहाँ पे आफ्टर सेल्स सर्विस मिल रही है, आपको जो कस्टमर सर्विस मिल रही है, आपको जो एक्सपीरियंस मिल रहा है वो कैसा है। फिर ऑब्वियसली आपका स्टाइल एंड डिजाइन बहुत पावरफुल इम्पैक्ट होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि अपने फंक्शनल एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं, लेकिन
वो जब उनका डिजाइन इस तरह का होता है कि जब कस्टमर कोई चीज लेने जाता है तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं करता। जब हम लोग बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, मेट्रो में, हाइपर स्टार में, तो हम लोग रैक्स पे कुछ ऐसे यूनिक कलर्स होते हैं जो कि हम एकदम देखते हैं, रुक जाते हैं, और फिर उसको उठा के देखते हैं कि अच्छा यार ये क्या चीज़ है, बेशक हमने वो चीज़ ना भी लेनी हो। तो आपका स्टाइल एंड डिज़ाइन जो होता है आपके परचेज डिसीजन पे वो बहुत इफेक्ट करता है। और प्राइस ऑब्वियसली आपका कोई भी डिसीजन हो किसी भी किस्म का परचेज का, वो प्राइस के बगैर आपका मुकम्मल नहीं हो पाता। तो आपकी परफॉर्मेंस को इन 5-6 पैरामीटर्स हैं जिसपे आपका कस्टमर जो है उस पे एवेल्युएट कर रहा होता है। अच्छा, ये तो वो फैक्टर्स हैं जो कि उसकी डायरेक्टली लिंक्ड है उसकी परफॉर्मेंस से, कि अगर आपका मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप, आपका जो ब्रांड है, आपकी जो प्रोडक्ट है, वो इन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरती तो आपकी प्रोडक्ट कभी भी नहीं चल पाएगी। आप जितना मर्जी उसके ऊपर मार्केटिंग कैंपेन्स कर लें, आप बड़े से बड़े एक्टर को उसमें हायर कर लें, अगर आपकी प्रोडक्ट के फंक्शनल एस्पेक्ट नहीं सही, उसकी परफॉर्मेंस नहीं सही, तो वो कोई भी आपका जो कस्टमर है वो नहीं खरीदेगा। जैसे कि हम लोगों की एक कोला लॉन्च हुई, कोला नेक्स्ट के नाम से पाकिस्तान में। उसमें उन्होंने पाकिस्तान की एक बड़ी फेमस एक्ट्रेस को कास्ट किया और उसकी काफ़ी एड्स आती रही, टीवी पे चलती रही, ठीक है। उन्होंने पैसा भी काफ़ी खर्च किया, लेकिन वो प्रोडक्ट चल नहीं पाई। क्यों नहीं चल पाई? कि उन्होंने आपके इमेजरी पार्ट पे तो बहुत अच्छा उन्होंने काम कर दिया, उसका इमेज तो बहुत डेवलप कर दिया कि ये बहुत पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान कोला बेवरेज है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन जब उस कस्टमर ने प्रोडक्ट लेने की कोशिश की तो इसको पहली बात उसको अवेलेबिलिटी नहीं मिली, उसको चीज़ उन दुकानों पे मिली नहीं। फिर जब उसने पी तो उसको वो चीज़, उसका जो जितना उसको कमिट किया जा रहा था, जितना एडवर्टीजमेंट में शो किया जा रहा था, उसके टेस्ट को, उसके एट्रीब्यूट्स को, वो उस पर पूरा नहीं उतरी। तो कस्टमर ने उसको उसकी इनके परफॉर्मेंस के एट्रीब्यूट्स पे वो पूरा नहीं उतरी, तो कस्टमर ने उसको चीज़ को प्रेफर नहीं किया। फिर अगर हम इमेजरी बात करें तो इमेजरी में आता है कि आपके सोशल और साइकोलॉजिकल लेवल्स पे जाके वो ब्रांड किस तरह आपको हिट कर रहा है। जब आप उसको देखते हो इनडायरेक्टली, आपकी मार्केटिंग होती है और आपको ये किस तरह हिट कर रहा है। इसकी एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज एक आपका ब्रांड है कपड़ों का, मैसेज आया है, क्यों मोबाइल का ब्रांड जी फेल इसलिए नहीं हो पाया हुआ, फेल इसलिए हुआ क्योंकि वो स्टार्टिंग में, अगर आपको पता हो तो क्यों मोबाइल बहुत सक्सेसफुल ब्रांड था, लेकिन विद टाइम क्यों मोबाइल अपने फीचर्स को उस तरह अडेप्ट नहीं कर पाया, रिलायबिलिटी नहीं दे पाया, ड्यूरेबिलिटी नहीं दे पाया। नो डाउट क्यों मोबाइल की सेल्स बहुत ज़्यादा हुई शुरू में, लेकिन उसकी 6 महीने बाद, साल बाद, जब उस कस्टमर ने देखा कि यार ये तो मोबाइल ख़राब बहुत जल्दी हो रहा है, इसके फीचर्स डाउन हो रहे हैं, ये मोबाइल हैंग हो रहा है, तो मुझे क्या फ़ायदा कि अगर मैंने हर साल बाद फ़ोन चेंज करना है, तो मैं एक ही दफ़ा कोई ऐसा फ़ोन ले लूँ जो उससे थोड़ा सा महंगा हो लेकिन वो उसकी क्वालिटी बेहतर हो। तो इसलिए जो मोबाइल एक अच्छी एग्जांपल दी आपने जवाद। अ, जवाद जिब्रील, आपका भी हैंड रेज है, आप भी प्लीज पूछें क्वेश्चन। सर मैं ना इसके हवाले से एक चीज ना, दो क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था। जी जी, 2-3 पूछे आप। एक तो सर हम इसको जो आपने अभी जो ब्रांड परफॉर्मेंस और इमेजिनरी के हवाले से अब आप बता रहे हैं, क्या जी हम इनको फिजिकल और नॉन फिजिकल के हवाले से तफरीक इसको चेक कर सकते हैं या इसको देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस जो फिजिकली जो हमें अपना चेक की जाती है और इमेजरी जो है वो हम नॉन फिजिकली, यानी कि जिसको हम ट्रेड्स के हवाले से ऐसे एट्रीब्यूट हम सोच सकते हैं कि ये ब्रांड के इमेज के हवाले से हम इसको चेक करेंगे। अगर आप मेरा जवाब, सवाल। इसको आप कहीं ना कहीं फिजिकल नॉन फिजिकल की टर्म में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये बाकी एट्रीब्यूट देखें, जैसे प्राइस है, प्राइस भी जी एक तरह से नॉन फिजिकल एक आपका एट्रीब्यूट है। फिर आपकी अगर ड्यूरेबिलिटी है तो वो भी एक हम्म तरह से नॉन फिजिकल एट्रीब्यूट ही है, आपका स्टाइल और डिजाइन भी एक तरह से नॉन फिजिकल ही एट्रीब्यूट है। तो उसको मेरे ख्याल इसकी से
हम इसको सर क्वालिटी के हवाले से या एक इमेज एडवर्टाइजमेंट में, जैसे ये हम अपने जहन में ये पोजीशनिंग डेवलप होती है, मैं उस सेंस में पूछना चाह रहा था कि क्या सर हम इस सेंस में इसको अपना देख सकते हैं कि ये जो ब्रांड पोजीशनिंग हो रही है, जो आपके माइंड में कैलकुलेशंस होती हैं, उसके हवाले से इन दोनों में तफरीक की जा सकती है। और एक जो प्राइस है जो कि फिजिकली हम सर पे करते हैं, या उसकी ड्यूरेबिलिटी हम फिजिकली महसूस करते हैं, एक होती है। इसके हवाले से एक सच चीज क्लियर कर दें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जी जी लेट्स सपोज हमारा एक ब्रांड है, उसका नाम है जवाद। जी सर। ठीक है, जवाद जो है ना वो कपड़ों का काम है, उसकी कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग है और वो जी हाई सर। क्वालिटी कपड़े बनाते हैं रिसाइकल्ड मटेरियल से। ठीक है, हम्म अब हम जो अब कपड़ा जो पहनता है ना, उसको ये भी पता है कि यार ये कपड़ा बड़ा अच्छा है, खराब नहीं होता, ड्यूरेबल है, रिलायबल है, इसकी हम्म कीमत भी अच्छी है, इसका डिजाइन भी बड़ा स्टाइलिश है। ठीक है, हम्म तो ये जो ब्रांड है, ये जिस तरह का मुझे कपड़े चाहिए उस तरह के कपड़े स्टैंडर्ड से पूरा मीट करता है। ठीक है, तो मैं इस ब्रांड को मैं लेना चाहता हूँ। ये सब चीजें आ गई आपकी परफॉर्मेंस में। हम्म ठीक है, अब कस्टमर को पता चलता है कि जो जवाद है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर से बड़ा ध्यान देता है। जवाद की जो फैक्ट्री है उसमें हम्म से जो धुआं निकलता है वो हम्म पोल्यूशन नहीं कॉज करता। जो हम्म उसका वेस्टेज निकलता है उसका प्रॉपरली उसको वो ड्रेन करता है जवाद। बिल्कुल जवान सर। ने इसकी सर्टिफिकेशन ली हुई है कि अपने जो उसके लेबर है उनको वो प्रॉपर वेज तनख्वाह पूरी देता है, उनको हम्म ओवर टाइम के अलग से पैसे देता है। हम्म जवान जो है CSR एक्टिविटीज बहुत करता है। जवान 4 स्कूलों के बच्चे हैं जहाँ पे जवान के कपड़े मुफ्त जाते हैं। हम्म ठीक है, इस तरह के जो आपके सोशल और साइकोलॉजिकल लेवल पे जब जाके आप हिट करते हो तो वो हम्म इमेजरी पार्ट में आता है। अब जैसे कोका कोला है, वो रमजान में एड चलाता है कि जी आप कोक की बोतल पिए हम्म तो 5 रुपए जो है ईदी को डोनेट किए जाएंगे। हम्म अब उस 5 रुपए जो ईदी को डोनेट हो रहे हैं उसका परफॉर्मेंस की, आपकी प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, टेस्ट, एट्रीब्यूट से कोई लिंक नहीं है। हम्म लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे और आप जैसे लोगों को सोशल या साइकोलॉजिकल लेवल पे हिट कर रहा है हम्म कि यार ये मैं ब्रांड कोक का कोला पीऊंगा तो उसका ही सोशल इम्पैक्ट ये आएगा। हम्म ठीक है, अब जिस तरह कि आपका आईफोन की अगर हम बात करें, एप्पल की बात करें, तो हम देखते हैं कि यार सारे परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया को वो मीट करता है। प्यारा हम्म भी है, अच्छा भी है, फंक्शनिंग भी अच्छी है, फीचर्स भी अच्छे हैं। फिर हम ये इमेजरी में हम देखते हैं कि यार एक तो ये स्टेटस सिंबल भी है। बिल्कुल सर। जब मैं इसको टेबल पे रखूंगा मेरे कुलीग्स कहेंगे यार वाह जवाद आईफोन लिया हुआ तुमने, यार बड़ा अच्छा फोन है। ठीक है, इसी तरह गाड़ियों में अगर आप देख लें तो अब देख लें, गाड़ी हमने ली होंडा सिविक, नया मॉडल क्यों लेते हैं हर साल लोग? जो पिछला मॉडल होता है वो भी सारे काम कर रहा होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी काम कर रहा है, भाग भी रही गाड़ी, साफ सुथरी भी है, नहीं भी है। लेकिन लोगों को होता है यार नया मॉडल लेंगे तो एक सोशल इम्पैक्ट आएगा, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा। तो हमने उस चीज को भी अंडरस्टैंड करना है जब भी हमारा कोई ब्रांड हो। ठीक है जवाब? ठीक सर। चल, अच्छा इसके में आप, मैंने एक चीज लिखी हुई है, CTQ एनालिसिस। ठीक है, इसमें आपके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक आपका कंपोनेंट होता है आपकी नीड। नीड क्या होती है? क्रिटिकल नीड, जिसके बगैर आपका ब्रांड चल ही नहीं सकता। लेट्स सपोज कोई बंदा अगर आपका सर्फ लेने गया तो उसकी क्रिटिकल नीड क्या है कि आपका कपड़े साफ होने चाहिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं नंबर 2 पे ड्राइवर्स। कुछ होते हैं क्वालिटी ड्राइवर्स। क्वालिटी ड्राइवर्स क्या करते हैं कि मैं कहता हूँ कि यार जो मेरा सर्फ है उसमें मैंने खुशबू डाल दी है, तो वो आपके कपड़ों में खुशबू भी डालेगा। फिर मैं कह देता हूँ कि जी ये आपकी जो वॉशिंग मशीन है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, आपकी वॉशिंग मशीन खराब नहीं होगी। तीसरा मैं डाल देता हूँ कि जी आप जब कपड़े धोएंगे तो आपके हाथों को खराब नहीं करेगा ये। अब ये वो फैक्टर्स हैं जिनके बगैर भी मेरा ब्रांड चल सकता है, लेकिन इनके डालने से मेरी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा हो गई कस्टमर के जहन में। फिर कुछ चीजें नंबर 3 स्टेप पे आती हैं, रिक्वायरमेंट। अब इसमें क्या चीजें आती हैं कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यार मुझे
मसला आया कोई सर्फ एक्सेल में, सर्फ एक्सेल ने एक नंबर लिख के भेजा हुआ था अपने पैकेट के पीछे, मैंने उस पैकेट पे कॉल की, तो जो उनका कस्टमर सर्विस का नुमाइंदा था उसने मेरे से बड़े अच्छे से बात की, जो मसला था उसने मेरे मसले को हल कर दिया। फिर क्या हुआ कि जी कोई लकी ड्रॉ की स्कीम आई थी, उसमें मेरी वॉशिंग मशीन निकल आई। फिर क्या हुआ कि जी जो सर्फ की पैकिंग थी वो बहुत अच्छी थी। तो ये थर्ड फैक्टर पे, ये वो चीजें हैं जिनके बगैर भी आपका ब्रांड चल सकता है, लेकिन अगर आप ये भी कर लेंगे तो आपका ब्रांड ज्यादा चल पड़ेगा, आपकी जो ब्रांड अवेयरनेस है वो बढ़ जाएगी, आपकी कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ जाएगी। तो ये एक CTQ तो ये होता है आपका। उसके बाद से हम थर्ड फेज में आते हैं, ब्रांड रिस्पॉन्स को। अब ब्रांड रिस्पॉन्स में ये कि जो हमारा कस्टमर है वो हमारे बारे में क्या फील करता है, हमारे बारे में क्या सोचता है, उसमें हम इस चीजों को दो चीजों में डिवाइड कर देते हैं। एक आ जाती है आपकी जजमेंट्स और एक आती है आपकी फीलिंग्स। जी जी जवाद, आप माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जवाद कादिर। अच्छा, अगर हम ब्रांड रिस्पॉन्स की बात करें ना, तो आपका जो कस्टमर आपका डिसीजन ले रहा होता है परचेजिंग का, जजमेंट दे रहा होता है कि ये ब्रांड किस तरह का है, उसके चार पैरामीटर्स होते हैं नॉर्मली। सबसे पहले वो देख रहा होता है कि आपका जो ब्रांड है, आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो चीज है, उसकी क्वालिटी क्या है। आइदर जो आप कमिट कर रहे हैं क्वालिटी, क्या वो वाकई क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है। और इसमें दो तरह की क्वालिटी हो सकती है, एक एक्चुअल क्वालिटी हो सकती है, एक परसीव्ड क्वालिटी हो सकती है। हो सकता है कि आपकी एक्चुअल क्वालिटी से ज्यादा हो आपकी परसीव्ड क्वालिटी। और एक अच्छे ब्रांड की निशानी ये है कि उसकी जो परसीव्ड क्वालिटी होती है वो एक्चुअल क्वालिटी से ज्यादा होती है। अब आईफोन में भी इतने फीचर्स ना दे रहा हो, लेकिन उसका परसेप्शन इतना ज्यादा बना हो कि लोगों को लगता हो कि यार इसके अलावा दुनिया ही कोई नहीं है। मे भी आपकी जो किया स्पोर्टेज है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा उसकी कस्टमर परसीव कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को। तो एक तो आ जाता है आपका क्वालिटी का फैक्टर। फिर आपका आ जाता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी में क्या चीज आ जाती है कि आपकी जो प्रोडक्ट है, आपका जो ब्रांड है, कितना ट्रस्ट वर्दी है, उसकी कितना लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उसको कितना इनोवेट कर रहे हैं। उस चीज को आप कैसे बढ़ा सकते हो, आप उसको अपनी रिसर्च R&D करके बढ़ा सकते हो, आप कोई सर्टिफिकेशन लेके बढ़ा सकते हो। आप बता सकते हो कि जी हमारा जो ब्रांड है ISO 9001 सर्टिफाइड है, हमारा जो ब्रांड है वो फलानी इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है, हमारा जो ब्रांड है रिसाइकल्ड मटेरियल यूज करता है। इस तरह की चीजों को से आप क्रेडिबिलिटी अपनी बढ़ा सकते हो। फिर आपकी चीज आ जाती है कंसिडरेशन, कि जब आपका जो कस्टमर है वो जब आपको जज कर रहा है आपकी यूनिक आपकी प्रोडक्ट के फीचर्स को, तो वो उसको कैसा कंसीडर कर रहा है, आपने जो उसको कम्युनिकेट की हैं चीजें, क्या वो प्रॉपर कम्युनिकेट हो पाई हैं, उस तक सही पहुंची हैं कि नहीं पहुंची। फिर सुपीरियोरिटी, के जो आपके कंपीटिंग ब्रांड्स हैं उनके रेलेवेंस में, उनकी मुकाबले में आपके ब्रांड को कितना सुपीरियर समझा जा रहा है, सुपीरियर समझा भी जा रहा है कि नहीं समझा जा रहा। ये सब चीजें जजमेंट में आ जाती है। फिर फीलिंग्स, कि जब आपके ब्रांड को देखा जाता है या यूज किया जाता है तो कस्टमर के माइंड में क्या फीलिंग्स आती हैं। वार्मथ, फन, एक्साइटमेंट, सिक्योरिटी, सोशल अप्रूवल, सेल्फ रिस्पेक्ट। आप जितना मैकडोनल्ड्स को आप देखें, तो जब आप बच्चों को मैकडोनल्ड्स का कहते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं, हंस पड़ते हैं, खुशी आ जाती है उनके अंदर। ठीक है, आप आईफोन की बात करते हैं तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट इंक्रीज होती है, आपका सोशल अप्रूवल आपका फैक्टर आपको टच होता है। फिर आप अगर किसी और कोका कोला की बात करें तो आपके अंदर वार्म, फन, इस तरह की फीलिंग्स जनरेट होती हैं। तो इस तरह की जो फीलिंग्स हैं इंटेंजिबल चीजें हैं जो कि आपके ब्रांड को आपको पता होना चाहिए कि मैं किस तरह की फीलिंग्स जनरेट करना चाह रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं जो कस्टमर की ख्वाहिशात हैं उनसे बरक्स जा रहा हूँ, उनके ऑपोजिट कुछ कर रहा हूँ। अच्छा जवान, जो आपका जो बात आपने की है कि
एप्पल को यूज करना थोड़ा सा मुश्किल है एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड। अच्छा, इसमें ना लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन काफी ज्यादा है। जो एप्पल यूजर्स हैं उनका ये कहना होता है कि जी एप्पल का यूज करना बड़ा आसान है। उसकी एक वजह ये है कि वो कहते हैं कि जी एप्पल के जितने मर्जी मॉडल हो फोन के, चाहे आईफोन 7 हो चाहे आईफोन 14 हो, सबका सॉफ्टवेयर अंदर सेम है, सबका लेआउट सेम है। तो हम अगर फोन स्विच भी करते हैं तो हमें कोई नई चीजें सीखनी पड़ती। एज कम्पेयर टू आप सैमसंग के 4 फोन उठाएं तो 4 के अंदर सॉफ्टवेयर तो एंड्रॉइड ही होता है, लेकिन उनका यूजर इंटरफेस डिफरेंट होता है। किसी का मेन्यू नीचे है, किसी का मेन्यू राइट पे है, किसी का मेन्यू लेफ्ट पे है। उनकी सेटिंग्स का सीक्वेंस चेंज होता है, उनकी सेटिंग्स की ग्राफिकल इमेजेस चेंज होते हैं, तो वो लोगों को अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत सब्जेक्टिव टर्म है। इजी होना डिफरेंट होना ये वेरी करती है फ्रॉम मार्केट टू मार्केट। इसमें आपका एजुकेशन लेवल, आपका लिटरेसी लेवल, इसमें आपका फाइनेंशियल लेवल, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि जिसकी वजह से वेरी कर रहा होता है। लास्ट आता है ब्रांड रेजोनेंस। जी जवाद जबरील, आप सवाल पूछें प्लीज। अच्छा सर, यहाँ पे ना एक थोड़ी सी ना मुझे कंफ्यूजन होती है, जैसे ये ब्रांड रिस्पॉन्स लिखा हुआ है। जी हम तो एक्चुअली ये तो कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए था कि ये कस्टमर क्या रिस्पॉन्स देता है अकॉर्डिंग टू ब्रांड, ये जो जजमेंट आ रही है या फीलिंग्स आ रही हैं तो हाँ ये जी ये इसको। ब्रांड रिस्पॉन्स जो है ना, ये है कि ब्रांड को रिस्पॉन्स आ क्या रहा है। हम्म, इसको आप अच्छा। जज करते हो, आप डिफरेंट सर्विस करते हो, आप हम्म, मार्केट विजिट करते हो, आप हम्म, लोगों से पूछते हो कि जी आपने ये ब्रांड यूज किया, आपकी क्या फीलिंग्स है, आपके क्या रिस्पॉन्स है, आपको चीज पसंद आई कि नहीं पसंद आई, इसको पसंद आई तो क्या फीचर्स आपको अच्छे लगे, या आप क्या चीजें इंप्रूव करना चाहते हो इसके अंदर। तो ये सब चीजों के लिए आप इस तरह की वर्किंग करते हो ब्रांड हम्म, रिस्पॉन्स को जज करने के लिए, ब्रांड रिस्पॉन्स को मेजर करने के लिए। आप क्वेश्चन सर्कुलेट कर रहे होते हो, आप अपने दुकानों डिफरेंट मॉल्स में आपने देखा हो स्टॉल्स लगे होते हैं, वो वहां पे पूछ रहे होते हैं आपको। फिर कभी कभार उनकी ऑनलाइन आ रहे होते हैं कि आप कोई सर्वे फिल कर दें। तो ये सब चीजें आपकी ब्रांड रिस्पॉन्स में आ जाती हैं। सही। ब्रांड रेजोनेंस होता है कि आपका जो ब्रांड है उसके साथ आपका कनेक्शन क्या है आपके कस्टमर का। इसमें अगर हम देखें तो उसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। आपकी लॉयल्टी, सबसे पहले लॉयल्टी क्या शो करती है कि आप कितनी दफा उसको रेगुलर कितना परचेज कर रहे हो, रिपीट परचेजेस आपकी कितनी है। जैसा कोका कोला है, तो अगर कोका कोला से लॉयल बंदा होगा तो वो एक दफा कोक पिएगा, अगली दफा भी कोका कोला ही पिएगा। या उस कम से कम दुकानदार को जाके यही कहेगा यार मुझे कोका कोला दे दें आप। तीसरी दफा भी जाएगा तो ये कहेगा, वो अवेलेबिलिटी होना ना होना एक अलग चीज है, लेकिन वो कभी ये नहीं जाके कहेगा कि यार मुझे आप कोई ठंडी बोतल दे दें कोई भी। वो उसको स्पेसिफिक नाम लेके बताएगा कि यार मुझे कोका कोला चाहिए, मुझे टोयोटा की गाड़ी चाहिए। ये लॉयल्टी होती है कि जो होंडा वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमने होंडा ही लेनी है। टोयोटा के जो शौकीन होते हैं वो कहते हैं नहीं टोयोटा होंडा से बेहतर है, हमने टोयोटा लेनी है। तो ये फैक्टर्स आते हैं लॉयल्टी में आपकी। फिर उससे क्या होता है, आपका एटीट्यूडनल अटैचमेंट कितनी है आपकी। आपका जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट से प्यार कितना करता है, आपके ब्रांड से कितना प्यार करता है। जो उसकी परचेज होती है वो उसके लिए कितना मायने रखती है, उसको वो कितनी स्पेशल परचेज कंसिडर करता है। अब उसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि अब जैसे अभी होंडा की बात की, होंडा के सिविक की गाड़ी की बात की, तो उसमें लोगों को बड़ा होता है कि यार ये जो परचेज है हमारा, बड़ा प्यार है होंडा से, ये हमारे लिए बड़ी वैल्यूएबल चीज है, बड़ी स्पेशल परचेज है हमारी। एज कम्पेयर टू कोई बंदा जिसने कोई सुजुकी की स्विफ्ट ली हुई है, कल्टस ली हुई है, तो उसका इतना वो उसके लिए स्पेशल परचेज नहीं होती वो। सेंस ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी बिल्डिंग बहुत मेजर एक इम्पॉर्टेंट चीज है ये, कि जो आपका ब्रांड है उसने कस्टमर के नजर में एक सेंस ऑफ कम्युनिटी क्या क्रिएट की हुई है। अब उसकी एग्जांपल अगर आप कोई देखना चाहें तो आप ये दे सकते हैं कि आप कोई सेमिनार्स कंडक्ट कर रहे हो, आप कोई क्लब बना लें कि जी ये जो लोग हैं ये कोका कोला फैन क्लब है, ये सब वो लोग हैं जो कोक पीने वाले हैं। अब जैसा कॉन्सर्ट होता है, पेप्सी बैटल बैटल ऑफ द बैंड्स होती है, उस पे लोग शौकीन होते हैं वो जाते हैं। तो आपकी जो कम्युनिटी बिल्डिंग है उसमें आपकी हार्ली डेविडसन बाइक्स होती हैं, क्लब्स बने होते हैं, लोगों की कम्युनिटी होती है, लोग आते हैं
संडे वाले दिन इकट्ठे होते हैं, अपनी बाइक एक दूसरे को दिखाते हैं, और कोई 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर रेस लगाते हैं। तो उन्होंने कम्युनिटी डेवलप की होती है। होंडा की बात की, होंडा सिविक्स वालों ने क्लब बनाया होता है कि जी लाहौर की सारे होंडा सिविक वालों का एक क्लब है। तो आप इसमें आ जाती है आपकी सेंस ऑफ कम्युनिटी। फिर आपका लास्ट पॉइंट होता है एक्टिव एंगेजमेंट, कि आपका जो कस्टमर है वो आपके ब्रांड के साथ कितना एक्टिवली एंगेज है। एक्टिविटी एंगेजमेंट में क्या आ जाता है कि लेट्स सपोज मैंने कोई फेसबुक में पोस्ट देखी एप्पल की, होंडा की, टोयोटा की, तो क्या मैं उसके ऊपर जाके कमेंट कर रहा हूँ, क्या मैं उसको लाइक कर रहा हूँ, क्या मैं उसको शेयर कर रहा हूँ, क्या मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, यार ये होंडा वाले तुम लोगों ने बड़ी अच्छी ऐड बनाई है, या मैं अपने दोस्तों को भेज रहा हूँ वो कि यार ये देखो मेरा बड़ा फेवरेट ब्रांड है होंडा और इन्होंने बड़ी अच्छी ऐड बनाई है, या इन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया ये देखो। तो इस चीजों में आपकी ये सब चीजें आ जाती हैं एक्टिव एंगेजमेंट में। थोड़ी सी बात कर लें आप लोगों की असाइनमेंट के बारे में। आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने अपनी पसंद का कोई भी फेमस ब्रांड ले लें आपको जो अच्छा लगता है, और आपने उस पर मुझे ये मॉडल बना के दिखाना है। लेट्स सपोज अगर हम आप ब्रांड ले रहे हैं आईफोन, तो आप आईफोन की कंप्लीट वर्किंग करेंगे उसके ऊपर कि जी आईफोन के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, आईफोन की टारगेट मार्केट क्या है, किन लोगों को वो टच कर रहे हैं, किस प्राइस पॉइंट को टच कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो उसके परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया हैं उसके ऊपर वो कैसा उतरते हैं, क्या फीडबैक है लोगों का, लोगों का क्या इमेज है उसके बारे में, लोगों की क्या फीलिंग्स हैं, कनेक्शन किस तरह बिल्ड किया है उन्होंने, कम्युनिटी बिल्डिंग कैसे की हुई है, एक्टिव एंगेजमेंट कैसे की हुई है उन्होंने, क्या क्या स्टेप्स किए हुए एक्टिव एंगेजमेंट करने के लिए, अपने ऑडियंस को एंगेज करने के लिए। इन सारी चीजों पे आप लोगों ने वर्किंग करनी है अपने किसी भी पसंद के ब्रांड के ऊपर। लंबी चौड़ी असाइनमेंट नहीं होनी चाहिए, एक 1 पेजर हो। बेसिक मकसद ये है कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो कि आप इसको ब्रांड्स के साथ लिंक कैसे कर सकते हैं। ये आप लोगों की असाइनमेंट है। आप लोगों के कोई भी सवालात हो इससे मुतल्लिक तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी जी जवाद आप प्लीज पूछें। अच्छा सर, वो हमें जो 5-7 दिन पहले जो असाइनमेंट मिली है जी अपना, वो तो सर अपना इससे रिलेटेड नहीं थी, और मैं थोड़ा सा उसके हवाले से क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि वो आप उसके अमेजोन पे वो अपलोड, वो कह रहे थे कि अमेजोन के हवाले से, यानी कि आपने उसकी प्रमोशन वगैरह करके तो वो ब्रांड की जो है ना वो आपने असाइनमेंट जमा करवानी है। तो उसके लिए मैंने ये पूछना था कि एक तो अमेजोन पाकिस्तान में चलता नहीं है, वो डायरेक्टली हमें किसी ना किसी से सूट करना पड़ता है। अच्छा, दराज चलता है, दराज वाले भी पैसे मांगते हैं कि मेरा आप। मकसद इसीलिए उस असाइनमेंट को चेंज करने का ये था कि वो मुझे लगा कि वो आप लोगों से इतनी रेलेवेंट नहीं है वो असाइनमेंट, और बिल्कुल आप ठीक लोगों है। की लर्निंग उसमें इतनी नहीं हो पाएगी, इसीलिए जी मैंने जी। उसको चेंज कर दिया और मैंने ये वाली कर दी। चलें, ये अब सर 5 तारीख को सबमिट करवानी है। नहीं, इसकी 5 तारीख नहीं, इसकी डेट उन्होंने 10 कर दी है, वो दोबारा आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बिल्कुल ठीक होगा। चले, ये तो हमारा ये कस्टमर बेस ब्रांड इक्विटी, तो ये तो हमारे डेफिनेटली कोर्स से रिलेटेड है। अच्छा सर, एक और चीज है, ये हमारा ये जूम सेशन का लास्ट ही है, ये लास्ट जूम सेशन है या इसके बाद भी कोई होगा? ये आपको अब्दुल रहमान साहब बता सकते हैं बेहतर। अच्छा बॉस, ये भी जरा क्लियर कीजिएगा। हम जाहिर बात है, एक कस्टमर बेस ब्रांड इक्विटी होती है कि जी ब्रांड जी की जो वैल्यू है कस्टमर की बेस में क्या है। जी। एक मार्केट बेस्ड ब्रांड इक्विटी होती है, क्या वो भी आप हमें बताएंगे कि मार्केट की नजर में ब्रांड इक्विटी क्या है, क्योंकि ये दो अपना चलती है ना इकट्ठी ब्रांड मैनेजमेंट में। अच्छा जवाब इसमें ना, मार्केट की जब आप नजर से कहते हैं तो आपका क्या सेंस होती है, आपके मार्केट से मुराद आपके क्या कॉम्पिटिटर्स हैं कि क्या है? सर, क्योंकि जो मैंने थोड़ी सी स्टडी की थी ना, तो हमें दो यानी कि ब्रांड मैनेजमेंट के हवाले से ना मॉडल हम्म, पेश किए गए थे, एक कस्टमर बेस ब्रांड इक्विटी और एक मार्केट बेस ब्रांड इक्विटी। तो वो अच्छा। ब्रांड की वो कह रहे थे ना कि इक्विटी ब्रांड की वैल्यू कस्टमर की नज़र में क्या है और ब्रांड की वैल्यू मार्केट की नज़र में क्या है। तो वो मैं इसी हवाले से पूछना चाह रहा था कि क्या वो भी हमें बताया जाएगा,
क्योंकि उसके हवाले से मेरी कंप्लीट मालूमात नहीं थी, क्योंकि इसी के ही हम पढ़ रहा है हमने जब अभी। तक जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग ना जवाब, जी सर। कस्टमर बेस्ड ही ब्रांड इक्विटी होती है, हम्म। मार्केट बेस्ड एसेस नहीं होती। लेकिन अगर आप कोई रेफरेंस मुझे भेज दें जी जहाँ पे सर। आपने आर्टिकल वगैरह पढ़ा हो इस तरह का, तो मैं उसके बारे में भी देख सकता हूँ। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है तो हम्म। इट इज ब्रांड इक्विटी जो होती है आपकी, वो कस्टमर बेस ही होती है, क्योंकि आपका इवेंचुअल गोल जो होता है वो जी सर। कस्टमर होता है आपका। हाँ, जहाँ तक उसको डिवाइड करने की बात हो सकती है, तो वो हम डिवाइड इस सेंस में कर सकते हैं कि जो हमारा इंटरनल वर्किंग है, हमारी इंटरनली जो कंपनी है उसको कैसे परसीव कर रही है, और जो एक्सटर्नली कस्टमर है वो उसको परसीव कैसे कर रहा है, उसको आप हम्म। डिफरेंशिएट करवा सकते हो दो हिस्सों में। हम्म। कि लेट्स सपोज हमने अपनी प्रोडक्ट को 10/10 मार्क्स दिए हो, ठीक है, और हम्म। इसको जो कस्टमर है उसको वो परसीव जब कर रहा हो तो उसको 7/10 कर रहा हो परसीव, या हमने अपनी प्रोडक्ट को 7/10 मार्क रेटिंग की हो, और हमने उसकी प्राइस पॉइंट भी 7/10 के अकॉर्डिंग रखा हो, सारी चीजें उसकी अकॉर्डिंग रखी हो, लेकिन कस्टमर को लगता हो कि यार ये प्रोडक्ट 12/10 है, और अगर ये प्रोडक्ट 100 रुपए की बजाय 200 रुपए की भी होती तब भी मैं खरीद लेता। हम्म। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंशिएट इस लेवल पे हो सकता है आपका कस्टमर बेस का और आपका इंटरनल, ये हो सकता है। लेकिन मार्केट वाला वो बड़ी वेक टाइम है, आपको कोई रेफरेंस का मिले आर्टिकल तो आप काइंडली शेयर कीजिएगा। जरूर सर। अच्छा सर, ये पूछना था कि एक ऑफेंसिव और डिफेंसिव अपना अप्रोच मैंने पढ़ी थी ब्रांड मैनेजमेंट में ना, कि आप ऑफेंसिव जिसमें मीनिंगफुल हो, मेजरेबल होना चाहिए, लाइकेबल होना चाहिए। ऑफेंसिव हम्म। जो डिफेंसिव के हवाले से मैंने ये सुना था कि प्रोटेक्टेबल होने चाहिए और ट्रांसफरेबल होती है। जैसे मुख्तलिफ अपना जैसे एक मोबाइल है तो वो एंड्रॉयड की सैमसंग किसी और शहर में जाके या किसी और मुल्क में जाके भी अपना ब्रांड को चलाते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी। तो क्या सर ऑफेंसिव और डिफेंसिव के हवाले से कुछ मजीद पिक्चर क्लियर कर सकते हैं कि ये अपना ये किस हवाले से ब्रांड को लेकर चलते हैं? अच्छा, इसमें ना आपके देखो जवाब, दो तरह के ब्रांड मैनेजर्स है ना स्टेप ले रहे होते हैं। एक तो वो ठीक। स्टेप ले रहे होते हैं अपने खुद के ब्रांड के अकॉर्डिंग, कुछ स्टेप्स लिए जा रहे होते हैं उसको ठीक। प्रमोट करने के लिए। कुछ जी स्टेप्स सर। लिए जा रहे होते हैं आपके कंपेटिटर को देख के कि वो उसने क्या स्टेप लिया। हम्म। लेट्स सपोज मैंने एक मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन की रमजान की, और हम्म। वो ठीक है, वो मैंने अपने ब्रांड को मद्देनजर रखते हुए की सारी। हम्म। फिर मैंने देखा कि जो मेरा एक अपोजिट वाला ब्रांड है उसने कुछ ऐसे हिट किया मेरे ब्रांड को, मेरे प्रोडक्ट को, कि अब उसका मैंने जवाब भी देना है, हम्म। नहीं तो मेरी सेल्स हिट होंगी। तो फिर आप हम्म। उसके रिस्पॉन्स में, जो आप अपनी नई मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन करते हो या अपने ब्रांड को अगर आप रीडिजाइन करते हो, उसके रिस्पॉन्स में करते हो, हम्म। ठीक है। तो वो आपकी इस तरह आपकी दो डिवीजन हो सकती हैं। एक वो चीज है बिल्कुल। जो कि आपने अपने एंड से अपने फीचर्स को प्रमोट करने के लिए की, और एक ठीक। वो आपने वर्किंग है जो कि आपने अपने दूसरे बंदे के रिस्पॉन्स को का जवाब देने के लिए की, उसकी वर्किंग को रिस्पॉन्ड करने के लिए की। बिल्कुल सही सर। बिल्कुल ठीक होगा सर। और कोई आपका क्वेश्चन? नहीं सर, अभी यही है। चलें, हम आज के लिए सेशन को एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन पे। आप लोगों की कोई भी क्यूरीज हो तो आप लोग काइंडली ग्रुप में मैसेज करते हैं। श्योर सर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।